नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीपीएसपी कौन कौन सा चीज़ पढ़ा था, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इनको समझा था। इसी श्रृंखला में आज का वीडियो है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे ये मैं पहले ही बता देता हूँ। और बुक से नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते तो सभी लोग ही हैं, आर्टिकल सभी को पता होता है। मैं समझा दूंगा आपको, जिससे आपको आंसर राइटिंग में बहुत ही मदद मिलेगा। ओके, इसका नाम है न्यायिक समीक्षा। पॉलिटी का बेसिक है ये। इसके बिना ना आप पॉलिटी नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर के मुद्दे होते हैं जो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। आंसर राइटिंग में आपको मदद मिलेगा इससे। आंसर राइटिंग जब भी आप पॉलिटी में करेंगे, कोई भी चीज़ आएगी जहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात आएगी, आर्टिकल 13 की बात आएगी या 226 की बात आएगी, आर्टिकल 32 की बात आएगी, तो वहाँ पर आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके बिना नहीं समझ सकते हैं आप। बहुत सारे फैसले हैं ऐसे जिसमें न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखना है आपको। और ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है, ये आपको हर एग्ज़ाम में मदद करेगा। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपीएससी का देंगे, चाहे मेंस किसी का भी लिखेंगे, बीपीएससी का, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, उसमें आपको पॉलिटी जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको मदद मिलेगा। इसी में अगला लेक्चर मैं कर दूँगा। आज तो है न्यायिक समीक्षा। ओके, न्यायिक पूर्णावलोकन भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, जुडिशियल रिव्यू है होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संघ को पढ़ेंगे, संघवाद को पढ़ेंगे। एक्चुअली में हम लोग संघवाद के बाद से पहले संघवाद आपको समझना पड़ेगा, तब हम केंद्र राज्य संबंध जो होता है इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इस केंद्र राज्य संबंध कंप्लीट करने के लिए पहले आपको संघ को समझना पड़ेगा जो हमारा इंडियन है। उसके बाद से आपको संघवाद को समझना पड़ेगा, फेडरलिज्म क्या होता है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध पर आएंगे। न्यायिक समीक्षा आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों को बीपीएससी मेंस देना है, आप आईआर वगैरह का वीडियो जाके देख सकते हैं। एक टॉपिक मैं आपके लिए बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक जो अपडेट हुए हैं। एक बार मैंने टॉपिक बताया था GS1 GS2 के, कुछ टॉपिक उसमें ज़रूर जोड़ लीजिएगा। जैसे हर घर गंगाजल स्कीम जो आया है, हर घर गंगाजल, इसको जरूर पढ़ के जाना। इसका एक सवाल आपको गारंटेड मिलेगा, एग्जाम में पूछेगा बीपीएससी आपसे, गारंटेड पूछेगा। दूसरा है साउथ साउथ कॉरपोरेशन। साउथ साउथ कॉरपोरेशन जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आईआर का टॉपिक है। दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या कहा जाता है उसको हिंदी में, दक्षिण दक्षिण सहयोग। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीज़ चर्चा में आया था कि जो उत्तरी कॉन्टिनेंट में जो देश हैं वो दक्षिणी कॉन्टिनेंट के देशों का शोषण करते हैं। इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इसको भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। साउथ साउथ कॉरपोरेशन जो है, इसको सर्च कीजिएगा। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ख़ासतौर से भारत को जब G20 की अध्यक्षता मिली है उसके बाद से भी चर्चा में है, और उससे पहले भी चर्चा में था जब सम्मेलन हुआ था G20 का। तो इस चीज़ को भी आपको पढ़ के जाना है। बाकी कोई टॉपिक अगर अपडेट होके आता है तो मैं बता दूंगा। एक और इसमें जोड़ लेना, पॉलिटी के लिए चुनाव आयोग अच्छे से पढ़ के जाना। बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, चुनाव आयोग और चुनाव संबंधी सुधार, इन 3 टॉपिक को बीपीएससी मेंस वाले अपने में जोड़ लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो 68 बीपीएससी में भी आपको मदद करेगा, 67 के लिए तो है ही। इसके अलावा यूपीएससी में भी आपको मदद करेगा पॉलिटी को पढ़ने में। न्यायिक समीक्षा शब्द की सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुनते जाना, अंत तक आपको पता चल जाएगा। 3 अंग होते हैं सरकार के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। यही होते हैं। विधायिका होती है जो जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, न्यायपालिका को इसको कहा है जुडिशरी, इसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसको कहा जाता है आपका जो कानून वगैरह बनाती है उनको कहा जाता है लेजिस्लेचर, इसको कहा जाता है विधायिका को। ओके, इसको कहा जाता है जुडिशरी J, एग्जीक्यूटिव E, और इसको LJE। ओके, ध्यान से देखते जाना अंत तक। तो जो लेजिस्लेटर होता है विधायिका, और जो अपने यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है विधायिका का, जो मंत्री होते हैं, मंत्री का क्या होता है अपने यहाँ कॉन्सेप्ट कि मंत्री जो होते हैं ये आपके विधायिका का भी सदस्य होता है, संसद के सदस्य होते हैं,
संसद का या विधानमंडल के सदस्य हो सकते हैं। ओके। और मंत्री जो होते हैं ये किसी भी विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी होते हैं। जैसे मान लो एक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्री जो हैं वो गृह मंत्रालय के सबसे बड़े ऑफिसर भी हैं और वो विधायिका के भी सदस्य हैं। यानी कि अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ लेजिस्लेटर यानी कि विधायिका और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, इन दोनों का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं। तो जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत मैंने पिछली बार बताया था कि दोनों की शक्तियां अलग अलग रहेंगी, वो एक्चुअली में किसके किसके बीच होता है कि जुडिशरी अलग रहेगा इनसे, न्यायपालिका का इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता है। इतना तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया है। जबकि अमेरिका के संविधान में क्या होता है, जब भी संविधान पढ़ते हैं तो हम रिलेट करके पढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान में तीनों अलग अलग होते हैं। जो मंत्री होता है, जो जरूरी नहीं कि वो विधायिका का सदस्य हो। जैसे गृह मंत्रालय अमेरिका के गृह मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारी होगा, वो जरूरी नहीं है कि अमेरिका के कांग्रेस का सदस्य हो। ओके, तो ये डिफरेंस है भारत और अमेरिका के संविधान बेसिक। अब आते हैं कि संविधान में हमारे यहाँ भारत देश में सर्वोच्चता किसकी है। अभी मैंने बताया, एक है संसद, एक है न्यायपालिका। ओके, इन दोनों में कौन बड़ा है? मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। जैसे संसद है, संसद ने कोई कानून पारित किया, ध्यान से सुनते जाना है अंत तक। न्यायपालिका के पास गया ये कानून रिव्यू के लिए, न्यायपालिका ने इस कानून को खारिज कर दिया, तो न्यायपालिका बरी हो गई। न्यायपालिका बरी हुई ना, खारिज करने की शक्ति है उसमें कानून का। संसद ने क्या किया, इस खारिज किए हुए कानून को फिर से संसद में लाया। संसद ने सुप्रीम कोर्ट का जो खारिज किया हुआ आदेश है, उस आदेश को फिर से संसद में लाया और संसद के 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको पलट दिया। अब तो फिर यहां पर संसद बरी हो गई। मुझे बताओ, यहां पर न्यायपालिका ने खारिज किया था तो न्यायपालिका बरी हो गई थी, यहां पर संसद ने फिर से उससे न्यायपालिका के फैसले को पलट दिया तो संसद बरी हो गई। तो यही चीज़ अपने देश में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी तो उस समय शुरू हो गया था। तो पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि कौन बड़ा है अपने यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना तो संसद बरी है और ना न्यायपालिका बरी है, इन दोनों का भी कोई माय बाप है। वो कौन है? वो है भारत का संविधान। अपने यहाँ कौन बड़ा है, सर्वोच्च कौन है? अपने यहाँ संविधान है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में संसद ही प्रमुख होता है। संसद से बड़ा ब्रिटेन में कोई संस्था नहीं होती है। ब्रिटेन की संसद अगर किसी भी कानून को पारित कर देती है तो वो अंतिम माना जाता है, उसको कोई रिव्यू वगैरह कुछ भी सिस्टम नहीं होता है उसका। ओके, अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ भारत का संविधान बड़ा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी है ना तो संसद बड़ी है, कोई भी बड़ा नहीं है ना। पहले एक रिव्यू दे दिया गया था, पहले के फैसले अगर आप पढ़ेंगे इंदिरा गांधी के समय से पहले के फैसले, तो जब पंडित नेहरू थे उसमें बोला गया था कि संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन बाद में फैसले को पलटते हुए बोला गया कि नहीं, संविधान अपने यहाँ सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है, उसी के अनुसार शासन चलेगा। तो अब आते हैं न्यायिक समीक्षा की बात कहाँ से आ गई इसमें, ये सब मैंने क्यों समझाया। न्यायिक समीक्षा एक बहुत ही अद्भुत सा चीज़ होता है, एक चिड़िया नहीं होती है, बहुत ही अद्भुत सा एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, यहाँ पर जो संसद ने कानून पारित किया उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? समीक्षा। कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की समीक्षा की है, कानून को जांचा है। क्या किया है? कानून की जांच की है। अब जांच किस आधार पर की है? जांच का आधार होता है ना, मैं अगर कॉपी किसी की जांचता हूँ या डॉक्टर आपको जांचता है तो जांच का आधार होता है ना कि किस आधार पर तुम इसकी जांच कर रहे हो। कुछ तो इसमें होगा तभी तो तुम जांच कर रहे हो ना, या तो आप ऐसे ही तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, आपको कोई समस्या होती है, कुछ तो होता है तब तो जाते हो ना। किस आधार पर जांच करेगा? तो यही चीज़ दिया हुआ है अलग अलग आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 13 में, मैं सब समझाऊंगा, 226 में, आर्टिकल 32 में और भी बहुत सारे आर्टिकल में ये चीज़ दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इन आधारों पर इसकी जाँच करेगा।
इसका जन्म कहाँ से हुआ? अब थोड़ा सा फैक्चुअल आ जाते हैं, फैक्ट में देख लेते हैं। तो न्यायिक समीक्षा के बारे में जब पूछा गया तो उस समय 1830 का मामला है। कब का मामला है? 1803। थोड़ा सा फैक्ट देख लेता हूँ मैं भी। 1803 इसका नाम है, इस केस का नाम है। इस केस का नोट डाउन कर लेना, जब भी न्यायिक समीक्षा पर आधारित क्वेश्चन आए तो इसको आपको लिखना है। मरबरी बनाम मेडिसन। कहाँ पर यह केस आया था? तो ये यूएसए में आया था, अमेरिका में। वहीं से न्यायिक समीक्षा की शुरुआत हुई थी। अमेरिका में जब इस केस को लाया गया तो अमेरिका के संविधान में पहली बार, हम यहाँ पर पहली बार न्यायिक समीक्षा की बात आई, न्यायिक समीक्षा की बात आई थी। ओके, इस समय बोला गया कि न्यायिक समीक्षा कब किया जा सकता है, क्या संविधान में लिखा होता है? अमेरिका के मूल संविधान में भी नहीं था, अपने मूल संविधान में भी ये चीज़ कहीं भी न्यायिक समीक्षा नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पूरी न्यायिक समीक्षा करेगा ही करेगा, है ना। तो वहाँ पर जो जस्टिस थे जिन्होंने इस फैसले को सुनाया, उनका नाम था जस्टिस मार्शल। ओके, उन्होंने बोला, क्या नाम था उनका? जस्टिस मार्शल। उन्होंने बोला कि किसी भी देश का संविधान अगर लिखित है, संविधान अगर लिखित है, किसी भी देश का लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का 51% से ज़्यादा हिस्सा जो होना चाहिए ना, वो लिखित होना चाहिए। किसी भी संविधान को लिखित इसी आधार पर कहा जाता है, उसका 51% से ज़्यादा हिस्सा लिखित होता है। बाकी कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ संविधान की भावनाएं होती हैं, कुछ देश की परंपरा होता है, उन चीज़ों को भी संविधान माना जाता है, क्योंकि उनके आधार पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। अब संविधान में तो लिखा हुआ है कि कोई भी दो वयस्क जो हैं वो शादी के लिए अगर बोलें तो उनकी शादी करवाना कानून का जिम्मेवारी होता है, कि कोई महिला पुरुष अगर बोले वयस्क। अब वयस्क तो भाई बहन भी हो सकते हैं, माँ बेटे भी हो सकते हैं। क्या उनके लिए किया जा सकता है इस चीज़ को लीगल? नहीं, क्योंकि परंपरा है कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए संविधान का कुछ भाग लिखित होता है, कुछ भाग अलिखित होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बोला गया है कि जो भी लिखित संविधान पृथ्वी पर कहीं भी होगा, उसको जुडिशियल रिव्यू करने का शक्ति जो है, जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति जो है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात खत्म हो गई। बस ये था थोड़ा सा फैक्ट। अब आते जुडिशियल रिव्यू क्यों किया जाता है। आपके जो मूल अधिकार हैं, आर्टिकल 13, जिसको कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि कोई भी नियम, आदेश या कानून उस सीमा तक शून्य होगा जहां तक वह इन अधिकारों को सीमित करेगा। आर्टिकल 13 में यही लिखा हो। कौन से अधिकार? मूल अधिकार। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है? कोई भी नियम, आदेश या कानून उस सीमा तक शून्य घोषित हो जाएगा जिस सीमा तक वो इन अधिकारों को सीमित करेगा। यानी कि वो क्या कह रहा है? और शून्य घोषित कौन करेगा उसको? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कोई भी कानून पारित किया, भारत सरकार ने एक CA-NRC नामक कानून पारित किया। CA-NRC गया, मान लो बिहार के पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने बोला कि CA-NRC जो है, एक पल को मान रहे, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। CA-NRC कानून जो पारित हुआ था, मान लो पटना हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ये कानून जो है ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, हम इसको खारिज करते हैं। तो वो कानून लागू नहीं हो पाएगा। फिर संसद को 2/3 बहुमत से पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ लागू हो पाता है। 2018 ईस्वी याद कीजिए, क्या हुआ था 2018 ईस्वी में? SC/ST एक्ट जो था, इसके तहत जो तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान था और अनबेलेबल ऑफेंस जो था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था कि अनबेलेबल ऑफेंस जो है या फिर तत्काल गिरफ्तारी का जो इसमें प्रक्रिया थी, उसको समाप्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के द्वारा कि ये जो है ये मूल अधिकार का हनन करता है, लोगों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं देता है। तो बहुत ज़्यादा देश में विवाद हुआ था, अलग अलग जगह पर प्रदर्शन होने लग गए थे, तोड़फोड़ होने लग गए थे। तो संसद ने इसको, इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 2/3 बहुमत से खारिज कर दिया। तो फिर से वैसा ही कानून लागू हो गया जैसा पहले था।
तो ये क्या हुआ यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया था, जुडिशियल रिव्यू ही तो किया था। जैसे NJAC, ये क्या है, भारत सरकार ने 2015 ईस्वी में, हो सकता है 15-16 हो, इसके आसपास 15 ईस्वी में, 15-16 का आसपास एक आयोग बनाया। और क्या बोला गया, भारत सरकार ने NJAC बनाया आयोग। और क्या बोला भारत सरकार ने कि अब जजों की जो नियुक्ति होगी ना, जजों की जो नियुक्ति होगी उसको हम, भारत सरकार भी उसमें सहभागी होगी, जजों को नियुक्त करने में हम भी भाग लेंगे। एक कानून मंत्री का पद बना दिया था, NJAC का आयोग बनाया जिसमें कानून मंत्री भी इसका सदस्य था, कानून मंत्री इसके सदस्य थे। और जब जजों की नियुक्ति की जाएगी तो उसमें कानून मंत्री से भी पूछना अनिवार्य कर दिया गया था, आई रिपीट, अनिवार्य कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चूंकि अपने यहाँ आर्टिकल 50 के तहत शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका कभी भी एक नहीं हो सकती, न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, कार्यपालिका में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, इसलिए NJAC जो है ये आपका अवैध घोषित किया जाता है। और NJAC को समाप्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले वाली ही पुरानी पद्धति ही लागू रही, कोलेजियम व्यवस्था जिसको जजों की नियुक्ति के लिए कहा जाता है, क्योंकि कानून मंत्री का पद बना दिया गया था NJAC में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्या बोला मैंने, खारिज कर दिया गया। 99 संशोधन था, शायद संविधान में संशोधन किया गया था। क्यों खारिज किया, क्योंकि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन हुआ था। किसका उल्लंघन हुआ था, शक्ति के पृथक सिद्धांत जो है आर्टिकल 50, उसका उल्लंघन हुआ था सुप्रीम विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा, क्योंकि संसद ने उस कानून को पारित किया था, संशोधन को पारित किया था, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। इसको क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू। इसीलिए जब भी आप देखते हो कोई भी कानून बनता है, जैसे जो EWS का आरक्षण दिया गया था, EWS का आरक्षण दिया गया था 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले, उसका न्यायिक रिव्यू अभी महीने भर पहले आया है, जिसमें बोला गया है कि EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये वैध है, मतलब EWS आरक्षण को वैध बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये कानून पर समीक्षा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अभी इसको अवैध घोषित नहीं किया, यानी कि EWS आरक्षण पूरी सुरक्षित ढंग से चल रहा है। ओके, तब ये बात आती है कि कहाँ तक ये जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 13 के तहत है कि मूल अधिकारों को लेकर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत है कि मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों। आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है हाई कोर्ट को ये चीज़ कि आप रिव्यू कर सकते हैं चीज़ों को, आप खारिज कर सकते हैं चीज़ों को। और कौन सा चीज़ दिया गया है, एक फैसला आया था 1973 में, जिसको कहा जाता है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती मामला। कौन थे केशवानंद भाई, इतनी बार पढ़ा है बताओ। केरल में एक मठ था, शंकराचार्य का जन्म केरल में ही हुआ था 750 ईस्वी में, वहाँ पर मठ था एक शंकराचार्य के द्वारा बनाया हुआ, उसी मठ के मठाधीश थे केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती जाकर हुआ क्या था, तो अभी ही मरे हैं, पिछले साल ही मरे हैं, ये भी 2021 में मरे हैं। इनके साथ हुआ क्या कि इनकी जो ज़मीन थी ना मठ की, तो जो कम्युनिस्ट सरकार बनी ना केरल में, उसने सारा ज़मीन उनका हड़प लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि मेरा ज़मीन पूरा हड़प लिया गया है, मुझे स्वतंत्रता नहीं दी जा रही अपने ढंग से रहने की। तो केशवानंद भारती जी सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए थे, लेकिन ये फैसला अमर हो गया था, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मूल ढांचा का सिद्धांत होगा। और इंदिरा गांधी की सरकार के साथ उसमें खूब विवाद भी चल रहा था, संविधान में खूब जम के संशोधन कर रही थी। 42वां संविधान संशोधन पढ़िए, कितना बड़ा संशोधन है वो। उससे पहले भी 31, 32, 33, 34, 35 सब इंदिरा गांधी जी ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही थी कि ठीक है, आप संविधान में संशोधन कीजिए, मूल अधिकार में संशोधन कीजिए, हर चीज़ का संविधान में संशोधन कर सकते हैं आप, प्रस्तावना सहित, मूल अधिकार सहित हर चीज़ का संशोधन हो सकता है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और मूल ढांचा संविधान में पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अपरिभाषित है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अपरिभाषित है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसको परिभाषित करेगी, मूल ढांचा को। जो चीज़ अपरिभाषित होता है उसकी सीमा सबसे बड़ी होती है, जो चीज़ डिफाइन होता है उसकी सीमा सबसे कम होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहे, जिस चीज़ का चाहे, उस चीज़ को मूल ढांचा में शामिल करेगी, बोलेगी कि आपने ये जो कानून पारित किया है, ये आपका कानून संविधान के मूल ढांचा जो है संविधान का, इसका उल्लंघन कर रहा है,
हम इसकी जुडिशियल रिव्यू करने जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक प्रक्रिया है जो लोगों को संविधान के द्वारा रक्षा के प्रदान करती है। मतलब कि जो विधायिका है या कार्यपालिका है, ये कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है, ये कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती है। निरंकुशता से बचाती है आपको जुडिशियल रिव्यू। ये जब भी अपनी सीमा का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा। जैसे नियम कानून के अलावा आदेश पर भी लागू होते हैं। बार बार कहीं भी छोटा मोटा भी झगड़ा होता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट बंद करने का फैसला या 144 लगाने का फैसला किसका होता है? जो जिला प्रशासन होता है उसका होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया कि आप ऐसे ही अटेंडम, जिला प्रशासन को फैसला दिया कि आप ऐसे ही अटेंडम कहीं भी 144 नहीं लगा सकते, कहीं भी इंटरनेट नहीं बंद कर सकते। ऐसा नहीं चल सकता कि छोटा मोटा झगड़ा हुआ आप कानून व्यवस्था के नाम पर इंटरनेट बंद कर दो या 144 लगा दो, है ना। तो इस चीज़ का भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जुडिशियल रिव्यू किया। बोला कि इधर आ जाओ, बैठो, हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे काम करना है। अब तुम्हें जवाब देना होगा जब भी तुम 144 लगाओगे, तब तुम्हें जवाब देना होगा जब भी तुम इंटरनेट बंद करोगे। तो क्यों? क्योंकि इंटरनेट तक पहुंच और प्राइवेसी, ये सब मुद्दे भी लोगों के जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। 144 लगाने से लोगों की स्वतंत्रता छीन जाती है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता छीन जाती है, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता छीन जाती है। तो इन चीज़ों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया इसका। ये तो आदेश होता है, ये तो कोई कानून नहीं था, ये तो जिला प्रशासन का आदेश था। इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया कि ये गलत कर रहे हैं आप, इसको मत कीजिए आप। या करते हैं तो मुझे लिखित में जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इसको भी क्या कहते हैं? ये जुडिशियल रिव्यू था। अब इसका क्या क्या और उदाहरण हो सकता है? मान लो आपने किसी कॉलेज से कुछ भी किया, आपको वहाँ से सही क्या बोलते सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, ये, और जो आपने पास किया एग्ज़ाम वो लीगल है या इलीगल है। इन चीज़ों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। किस आधार पर जाते हैं? वो इसी आधार पर जाते हैं कि मुझे नियोजन में समानता का अधिकार है, मेरे साथ भेदभाव तार्किक रूप से किया जाना चाहिए और तार्किक ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो पैसे लेकर भर्ती होती है ना, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे ना कि आप अपने अंदर इसकी जांच करवाइए, तो वो करवा सकते हैं आप, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अलग अलग आर्टिकल के द्वारा जुडिशियल रिव्यू का पूरा उनको अधिकार दिया गया है अपने देश में। जबकि अमेरिका में क्या था? मूल संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहली बार वहाँ पर मरबरी बनाम मेडिसन मामला में आया था कि न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा किसका होता है? संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा होती है। संसद और विधायिका द्वारा पारित कानून और अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा होती है। संघ, राज्य और राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जो आदेश दिए जाते हैं उसकी भी न्यायिक समीक्षा होती है। यानी कि आदेश की भी, कानून का भी, संशोधन का भी, इन तीनों का न्यायिक समीक्षा हो सकता है। इसको ध्यानपूर्वक रखना है आपको। किस आधार पर? कि वो कभी भी मूल अधिकार का हनन ना करे, संविधान के मूल ढांचे का हनन ना करे। दो ही आधार पर जुडिशियल रिव्यू होता है अपने देश में। किन आधार पर? मूल अधिकार का हनन, ओके, और कौन सा होता है? संविधान का जो मूल ढांचा है उसका लिखा नहीं जा रहा है इस पर, मूल ढांचा का जो हनन होता है। इन दो आधार पर। मूल ढांचा का प्रतिपादन किस में हुआ था? 1973 केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि सरकार को कि पूरी खुली छूट देती कि आपको संविधान के जिस भी भाग में संशोधन करना है कीजिए, आज से हम आपको रोकने नहीं आएंगे। लेकिन जब आप संशोधन कर लेंगे तब हम आएंगे मूल ढांचा लेकर कि हाँ भाई आ जाओ, तुमने मूल ढांचा को उल्लंघन किया है, हम तुम्हारे चीज़ों का अब रिव्यू करेंगे, तुम्हारा अवैध घोषित करेंगे। ओके, तो ये चीज़ जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। अब आते हैं 9वीं एक अनुसूची है, उसके बारे में बता देता हूँ। 9th शेड्यूल पहला संशोधन था ये संविधान में, 1951। उस समय याद कीजिए संविधान में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, मूल अधिकार का भाग था ये। तो पहला संशोधन 1951 में करके एक शेड्यूल डाला गया, एक अनुसूची डाली गई, 9th अनुसूची।
क्या बोला गया संसद के द्वारा कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी कानून को शामिल कर दिया जाता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों किया गया? हर चीज़ का पूरा किस्सा होता है पीछे। ऐसा क्यों किया गया? नेहरू जी पागल हो गए थे कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि नेहरू जी को भारत में, पंडित नेहरू को भारत में भू सुधार कानून लागू करना था। भू सुधार कानून का मतलब क्या था कि लोगों से ज़मीन छीन कर अमीरों से गरीबों में बांटना था। उनको बोलना था कि अपना अपना ज़मीन छोड़ो। हदबंदी, चकबंदी, याद है? हदबंदी, चकबंदी। अब सोचो कि भू सुधार कानून अगर 9वीं अनुसूची से पहले आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती कि आप लोगों के मूल अधिकार का हनन कर रहे हो, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तब तक मूल अधिकार में शामिल था, और बोलती कि आपका ये कानून है, ये अवैध है। इसलिए उस समय क्या किया गया कि 9th शेड्यूल लाया गया, जिसको संविधान में शामिल किया गया। और उस समय नेहरू जी या उस समय के तमाम नेताओं का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट पूरी विश्वास करती थी कि अभी जो नेता कर रहे हैं ना, वो गलत नहीं करेंगे लोगों के साथ। मामला खराब होना, सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच विवाद या राज्य और केंद्र के बीच विवाद कब से बढ़ा है? जब से नेहरू जी की मौत हुई और इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी, तब से सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अब थोड़ा सा मामला बिगड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी उस समय थोड़ा सा कद बढ़ता गया, क्योंकि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उनके सामने आपको लगता है किसी का कद होगा उतना बड़ा? नेहरू जी के समय संसद के मेंबर कौन थे जो पिछले 50 साल से अंग्रेजों की लाठियाँ खा रहे थे? पूरे कहानी को ध्यान में रखते हैं ना आप लोग, तो आपको पूरा का पूरा एक फिल्म जैसा दिखेगा कि हाँ ऐसा ऐसा क्यों हुआ होगा। तो इस समय उस समय जब लाया गया पहला संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जगह दी गई, और उसके बाद बनाया गया कि भू सुधार कानून लाया गया। भू सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, यानी कि इसका रिव्यू नहीं हो सकता था। ये अगर मूल अधिकार का हनन भी करती थी, इसका रिव्यू नहीं हो सकता था। तो फिर सरकारों ने क्या किया कि हर चीज़ को, हर कानून को लाए और 9th शेड्यूल में शामिल कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हर भाई ये क्या है भाई, कि किसी भी कानून को लाओ 9th शेड्यूल में शामिल कर दो, हमारा तो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम ही छीनता जा रहा है। तो फिर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं वो बता देता हूँ आपको। एक मामला है, इसको लिख लेना। यूपीएससी ने पीटी में भी पूछा है। यूपीएससी ने पीटी में पूछा कि क्या 9th शेड्यूल में समीक्षा नहीं की जा सकती है, ये स्टेटमेंट के सही है या गलत? तो स्टेटमेंट गलत था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया आर कोएल्हो बनाम, ऐसे ही था एक मामला था आर कोएल्हो बनाम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हम 9th शेड्यूल में जो चीज़ शामिल है उसका भी जुडिशियल रिव्यू करेंगे। यानी कि अब संविधान के 9वीं अनुसूची में भी कोई चीज़ शामिल है ना, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 9वीं अनुसूची को इसलिए बनाया गया था ताकि उसमें जब किसी कानून को डाला जाए तो उसकी समीक्षा ना करे सुप्रीम कोर्ट, उसको खारिज ना करे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के आधार पर। लेकिन जब तक पंडित नेहरू थे तब तक ये चीज़ चलता रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में आर कोल्हो में फैसला दिया, जब देखा कि सरकारें जो हैं वो मूल अधिकार का हनन करती हैं 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून को डालकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब अगर डालोगे आप 9वीं अनुसूची में भी कोई कानून को, तो हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं मूल ढांचा के नाम पर और मूल अधिकार के नाम पर। तो अब 9वीं अनुसूची में भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़? तो यहीं तक था आज का, और भी कुछ नहीं था इसमें। बाकी इसमें आर्टिकल हैं बहुत सारे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अनुच्छेद 13 है, 32 है, 131, 132, 133, 34, 134A, 35, 36, 143, 226 हाई कोर्ट। और एक चीज़ बता देता हूँ जो भूल रहा था आप लोगों को, जुडिशियल रिव्यू के मामले में बहुत ही अचरज में आ गए बहुत सारे लोग। जुडिशियल रिव्यू के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तियाँ हैं हाई कोर्ट को। ये मैंने क्या बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार और मूल ढांचा, इन आधारों पर ही जुडिशियल रिव्यू करती है। ओके, या रिट जारी करती है। जबकि हाई कोर्ट वैधानिक अधिकार, जो संविधान में कोई भी अधिकार दिया हो, चाहे वो मूल अधिकार हो या ना हो, मूल अधिकार या मूल ढांचा, इन सब के आधार पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ओके,
इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा सा ज़्यादा है जुडिशल रिव्यू करने के मामले में। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है एक्चुअली में। ये हाई कोर्ट में बाकी मामलों का भी रिव्यू ज़्यादा किया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन से निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ओके। जबकि आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों के संगति में रहे उनका अपकर्ष करते हैं, निरस्त माने जाते हैं। ओके। तो यही तक था आज का न्यायिक ये वाला जो न्यायिक रिव्यू होता है, न्यायिक पूर्णावलोकन जिसको कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा जिसको कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके। जब भी राज्य क्या होता है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, इसमें राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। जैसे संसद, विधानमंडल, पंचायत, किसी जिला का कलेक्टर हो, सरकारी कंपनी हो, सरकारी सहकारी कार्यालय हो कोई, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब राज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेट। अभी राज्य बिहार राज्य वाला राज्य नहीं है, ये स्टेट, एक सरकार जिसको आप सरकार कहते हो वो। ये जब भी कोई नियम, आदेश या फिर कोई कानून पारित करेंगे, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, मूल ढांचा का उल्लंघन करता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब सुप्रीम कोर्ट जांचेगी कि ये चीज़ लोगों के मूल अधिकार का हनन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या ये शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या ये मूल ढांचे का संविधान का उल्लंघन कर रही है कि नहीं कर रही है। और उसके आधार पर जितना कोई कानून है, कानून का 10% भाग मूल अधिकार का हनन कर रही है, तो 10% भाग को निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी के 90% कानून लागू हो सकता है। कानून का जो मूल अधिकार का हनन वाला भाग था वो निरस्त हो जाएगा। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं संघवाद समझा दूंगा और केंद्र राज्य संबंध को समझा दूंगा। जैसा भी लगा हो आपको लेक्चर ज़रूर बताएं कमेंट करके। ओके। वीडियो को शेयर करना चाहिए आपको, जहां भी हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़िए। बताइए कोई पढ़ाता है अच्छे से, अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, आई नो। ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का।